बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो टर्मिनोलॉजी है ये ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होती है जो कि ऐसे मटेरियल के लिए, स्पेशली ये टर्मिनोलॉजी लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस में यूज़ हो सकती है। ये आपके सॉलिड सब्सटेंस में यूज़ नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि सॉलिड सब्सटेंस जो होता है ना, उसके असल में ये होता क्या है। विस्कोसिटी को आज डिस्कस करते हैं। विस्कोसिटी ये है कि ये जो मूविंग सब्सटेंस होते हैं, जो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं ना, वो जब आपस में स्लाइड करती हैं तो उनके दरमियान जो फ्रैक्शनल फोर्स, मिसाल के तौर पर एक लिक्विड है वो मूव कर रहा है तो उसकी लेयर्स होंगी मुख्तलिफ। वो लेयर्स आपस में जो फ्रैक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे ना एक दूसरे के ऊपर, वो विस्कोसिटी, उसको हम इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी मेजर करते हैं कि मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ ए लिक्विड फॉर एग्जांपल, तो जो वो आपस में फ्रैक्शनल फोर्स, उनकी मुख्तलिफ लेयर्स की फ्रैक्शनल फोर्स होगी एक लिक्विड की, वो विस्कोसिटी है। अब ये सॉलिड में तो हो नहीं सकता क्योंकि सॉलिड में ऑब्जेक्ट इस तरह तो मूव नहीं करते, लेयर्स उनकी मूव नहीं करती, लेकिन लिक्विड वगैरह में ये हो सकता है। तो जितना फ्रैक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी एक लिक्विड सब जो स्टेट में सब्सटेंस है, उसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स की आपस में जो फ्रैक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रैक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी। और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो वो जो है ना सब्सटेंस, उसकी फ्रैक्शनल फोर्स कम होगी और वो कम विस्कस होगा। अब देखें, वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी हनी के मुकाबले में कम है, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो लेयर्स हैं उसकी फ्रैक्शनल फोर्स ज़्यादा है। तो वो विस्कस ज़्यादा हो गया, गाढ़ा भी होता है, जिसको आप उर्दू में गाढ़ा कह देते हैं, तो वो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जबकि जो लिक्विड वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो वो कम विस्कस होता है। होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको ये पॉइंट मेरा। अच्छा, तो अब हमने ये डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी होती क्या है, यानी कि आपको ये पता लग गया कि ये लिक्विड और गैसेस के ही स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब जितने भी लिक्विड और जितने भी गैसेस सब्सटेंस है ना, इनकी विस्कोसिटी नॉन ज़ीरो होगी, यानी कि ये ज़ीरो तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो ये अकर करेगी। और विस्कोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी के अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड से मूव करेगा तो वो ड्रैग फोर्स या उस पर कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई होगी, क्योंकि वो लेयर्स में से मूव कर रहा होगा, या एयर में से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो विस्कोसिटी तो होगी। लिक्विड और एयर में किसी लिक्विड की कम होती है, किसी कोई ज़्यादा विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड या गैसी सब्सटेंस में से मूव करेगा, वो बेसिकली किसी विस्कस सब्सटेंस में से मूव करेगा, तो जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो एक ड्रैग फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा वो ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे देखें, एक गाड़ी मूव कर रही है, वो एयर मूव कर रही है, तो एयर भी आपको पता है कि एक विस्कस सब्सटेंस है, एयर की भी विस्कोसिटी है। तो जैसे ही आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो ज़्यादा, हालांकि विस्कोसिटी तो कांस्टेंट होती है, एयर की विस्कोसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लिक्विड की विस्कोसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन जब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी जो उसको विस्कोसिटी को ज़्यादा बना देगी, क्योंकि स्पीड जो है उसके बढ़ने से ड्रैग फोर्स जो है, जो कि उस गाड़ी के ऊपर अप्लाई हो रही है, वो ज़्यादा हो जाएगी। ड्रैग फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो ड्रैग फोर्स गाड़ी के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, गाड़ी की परफॉर्मेंस को वो इफ़ेक्ट करेगी। ये आप इस तरह भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, गाड़ी मूव कर रही हो तो आप उसमें जो है ना अपना हाथ बाहर निकालो, तो जब आप अपना हाथ बाहर निकालोगे तो उस पर ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी, तो वो जो ड्रैग फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी, तो वो ड्रैग फोर्स आपके उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी अगर आपका गैसियस सब्सटेंस से मूव कर रहा है या लिक्विड में से मूव कर रहा है, तो वो ड्रैग फोर्स उसके ऊपर उस विस्कोसिटी की वजह से अप्लाई हो रही होगी। तो उस ड्रैग फोर्स को जो हम कैलकुलेट करते हैं, या उसका फॉर्मूला है, वो है F = 6 पाई आर, ये रेडियस है ये। अच्छा,
तो अब जो आपको ये बात बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा किसी भी एयर या वाटर में या लिक्विड ऑब्जेक्ट में से, तो वो एक ड्रैग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी विस्कोसिटी की वजह से। और ये ड्रैग फोर्स जो विस्कोसिटी की वजह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, अप्लाई हो रही है, इसको हम मालूम कर सकते हैं स्टोक्स लॉ से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्फीयर को कंसीडर करें। स्फीयर जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल सर्कल टाइप होता है, 3 डायमेंशनल होता है वो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्फीयर को कंसीडर करें, तो वो जो स्फीयर होगा वो एक लिक्विड में से मूव कर रहा है। ये एक स्फीयर है, ये एक लिक्विड में से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इसका जो रेडियस है स्फीयर का वो r है। अगर इसका रेडियस r है और ये v वेलोसिटी से एक लिक्विड में से या मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो स्टोक्स लॉ से हमें मिल जाएगी। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो ड्रैग फोर्स होगी वो 6 पाई इस स्फीयर की वजह से एक कांस्टेंट है, आर उसका रेडियस है उसी स्फीयर का, वी उसकी वेलोसिटी है, और ये जो है ये बेसिकली विस्कोसिटी है। ये ग्रीक सिंबल है विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी तो कांस्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया है हर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है थ्रू आउट, उसमें वो विस्कोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन वो जो ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। अब क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है उस पर ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही होती है, लेकिन असल में अगर फर्स्ट करें कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर भी ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही होती है। लेकिन मसला ये है कि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो उसके वेट माइनस ड्रैग फोर्स के इक्वल होगी जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। अगर वो गिर रहा है तो उसका जितना वेट है वो उतना वेट एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, क्योंकि जो ड्रैग फोर्स होगी वो वेट की ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सपीरियंस पे नीचे गिर रहा होता है ना, तो उस वक्त उसकी ड्रैग फोर्स जो है वो कम होती है। तो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, जब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो गिरता है तो उसकी उस वक्त जो वेलोसिटी होती है ना उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्यों कहते हैं? वो टर्मिनल वेलोसिटी कब हमारे पास मिलती है? देखें, जब ऑब्जेक्ट गिरता है ना तो वो रुकता तो कभी नहीं है, लेकिन उसकी वेलोसिटी पहले शुरू में इंक्रीज़ हो रही होती है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होना रुक जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर वो गिरता है। जब वो जिस पॉइंट पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ले ना फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उस वक्त जो वो वेलोसिटी है उसको हम टर्मिनेटिंग वेलोसिटी बोल देते हैं, जब उसकी नेट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो हो जाए। क्योंकि जब नेट फोर्स कब ज़ीरो होगी? जब जो है वो ऑब्जेक्ट टर्मिनेटिंग वेलोसिटी अटेन करेगा, उस वक्त उसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी जो डिस्कशन हमारी हो रही थी उसमें ये मैंने आपको बताया था कि ड्रैग फोर्स तो अप्लाई होती है। तो ड्रैग फोर्स जो होती है वो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉलिंग कर रहा हो यानी कि गिर रहा हो, तो ज़ाहिरी बात है जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, आसमान से गिर रहा है, तो उसमें भी टुवर्ड्स अर्थ आ रहा है, तो उस पर भी ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि वो एयर में गिर रहा है ना, मीडियम तो एयर है, तो एयर में उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी। जब ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी तो जो नेट फोर्स होगी वो वेट माइनस ड्रैग फोर्स होगी, क्योंकि वेट जो होगा वो भी उस पर, वेट के इन्फ्लुएंस से वो ज़मीन पे आ रही है ना, गिर रही है, वेट उसके ऊपर असर डाल रहा है, तो वेट को आप ड्रैग फोर्स से माइनस करोगे तो नेट फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है वो आएगी। ड्रैग फोर्स जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसकी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है। ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ होती है, तो ड्रैग फोर्स के इंक्रीज़ होने से, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक कार पे जब आप मूव कर रहे हो तो वो स्पीड इंक्रीज़ होगी कार की, तो उससे उसकी ड्रैग फोर्स में भी इजाफा होगा। तो स्पीड से ड्रैग फोर्स में इजाफा होता है। तो ड्रैग फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी ड्रैग फोर्स में इजाफा होगा। जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर आ जाएगी तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। इस केस में जहाँ पर ये नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पर जो ड्रैग फोर्स की जो वेलोसिटी होती है ना उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ना वो
फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जो वेट की वजह से फोर्स लग रही है वो ज़ीरो हो गई है, तो वेट जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वेट या ड्रैग फोर्स उस तरह ले जाए तो वेट ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। वेट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का mg होता है, मास और ग्रेविटी के इक्वल होता है, और ये आपको पता है ड्रैग फोर्स है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी को आप यहीं पे रखें, बाकी ये सारी चीज़ें जाके mg को डिवाइड कर देंगी। 6 पाई ये विस्कोसिटी है और ये रेडियस है उस ऑब्जेक्ट का जो कि स्फेरिकल है, वो गिर रहा है। तो ये जो m है इसकी जगह पे आप डेंसिटी इनटू, क्योंकि वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसका जो मास होगा वो उसकी रो और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो रो और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा, वॉल्यूम इस चीज़ के इक्वल होता है। तो ये जब सब वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब जब ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी की, तो होपफुली ये टर्मिनल वेलोसिटी भी आपको समझ में आई होगी। अब मसला ये होता है कि अगर आप किसी वाटर में आप फ्लो कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर भी उस पर ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ये बात भी डिस्कस हुई थी। तो अब अगर कोई वैसे भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है तो उसके जो आपस में उसकी लेयर्स होती है ना, वो भी आपस में क्या उसे कहते हैं कि उनकी जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है ना वो आपस में होती है। तो हम किसी भी फ्लोइंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। कब कहते हैं कि अगर उसके तमाम पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुज़र रहे हों और वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में सेम पाथ से गुज़रें और एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से जब वो गुज़र रहे हों तो वो सेम पाथ को फॉलो करें और उनका आपस में डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहे और वो जो है सेम तरीके से गुजरे, तो वो जो फ्लो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रीम लाइन कहलाता है। कि अगर तमाम पार्टिकल्स एक पॉइंट से जो गुज़र रहे हैं तो वो सेम पाथ से गुज़रते रहें, अपने आने वाले पिछले पार्टिकल्स किससे उनका डिस्टेंस भी सेम रहे, तो ये वो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन फ्लो में है और इसकी विस्कोसिटी भी तमाम जगह से सेम है। जब विस्कोसिटी सेम होगी तो उसके तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो अपना स्टेट को बरकरार रखेंगे। लेकिन अगर कोई इरेगुलरिटीज़ हैं एक ऑब्जेक्ट में, उसकी विस्कोसिटी कहीं से कुछ है कहीं से कुछ है, तो उसका जो है ना वो अनस्टेडी फ्लो होगा। इस किस्म के ऑब्जेक्ट जिसकी विस्कोसिटी कहीं से कुछ हो कहीं से कुछ हो, जिसका अनस्टेडी फ्लो हो, उस किस्म के फ़्लो को हम टर्ब्यूलेंट फ़्लो कहते हैं, जो कि अनस्टेडी होता है। इसको हम टर्ब्यूलेंट फ़्लो कहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में मज़ीद वीडियो आपके पास आएगी नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली ये चीज़ आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई इस बारे में क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट्स में भी कह सकते हैं, और अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ये भी इस पूरे चैप्टर का, फिज़िक्स के चैप्टर का पहला टॉपिक है, और अभी इस विस्कोसिटी को हम फर्दर मोर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।